Hello everyone. We are going to cover the whole syllabus of governance issues and challenges जो कि हमारा एक जी का सब्जेक्ट है ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट यूनिट से जो कि है गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ स्टेट इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। तो फर्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज सिविल सोसाइटी। इस पर शॉर्ट नोट आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो शॉर्ट नोट और रोल ऑफ स्टेट इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये दो टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विद रोल ऑफ स्टेट इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो फर्स्टली ग्लोबलाइजेशन होता क्या है उसका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे अगर ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस, यानी जो हमारी डिफरेंट कंट्रीज है वर्ल्ड के, वो और भी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो चुके हैं और उनमें एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है इन चीजों के रिलेटेड रिलेटेड ट्रेड, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। अब दुनिया पहले से ज्यादा मिंगल्ड है। मिंगल्ड का मतलब है इकट्ठे हैं, एक साथ है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, अब स्टेट का काम, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके डबल डुअल रोल हो चुके हैं। जैसे कि उन्होंने एक नेशनल इंटरेस्ट भी संभाला और एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी है, तो उनके जो रोल है वो इवॉल्व हो रहा है। द स्टेट्स रोल इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज मल्टी डायमेंशनल रोल है। अब उनको उनकी इकोनॉमी, सिक्योरिटी, कल्चरल, एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज पर भी डील करना है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंड करता है तो स्टेट को एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करना पड़ता है। उसके वेरियस की रोल्स जो है वो सबसे पहले क्या है, मैनेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड, ensuring national security and global cooperation, protecting human rights and social welfare, addressing environmental issues, promoting national culture and identity, participating in global governance and cooperation। अब इनका डिटेल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी जो है वो और भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई है। हमने देखा होगा मार्केट में, हमारी जो मार्केट्स है वहाँ पे सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे विदेशी विदेशी कपड़े भी मिल रहे हैं जो हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, सामान वो इम्पोर्ट किया है। हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट होता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री तक भेजना सामान को, इम्पोर्ट करके दूसरी कंट्री का अपनी कंट्री में मंगाना। ठीक है, अब जैसे ग्लोबलाइजेशन आ रही है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है एक बूम देखने को मिला है, ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, इकोनॉमी और भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई है। अब एक स्टेट है, उसका मेजर रोल क्या है कि रेगुलेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैनेज करना है। अब इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैनेज करना है? अब जो बाहरली कंट्रीज है, अब वो ज्यादा मशीनरी गुड्स अगर बेच रही हैं, और इंडिया में अगर ट्रेडिशनल गुड्स बन रहा था जैसे हमारे पुराने टाइम में, तो जो मशीनरी गुड्स होता है उनका प्राइस कम होता है, लेकिन जो ट्रेडिशनली हैंडमेड होता है उनका प्राइस ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करता है, जो एक कंट्री होती है वो टैरिफ बैरियर्स लगा देती होती है, मतलब उसके ऊपर कुछ टैक्सेस वगैरह लगा देती है, जिसकी वजह से जो हमारी नेशनल इंडस्ट्रीज है उनको ज्यादा जो है कॉम्पिटिशन फेस ना करना पड़े। अब स्टेट का क्या काम होगा, रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, मैनेज करना इकोनॉमिक पॉलिसीज को, और नेशनल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन। क्योंकि अब जो मेड इन चाइना सामान होता है वो तो बहुत ज्यादा चीप होता है ना, लेकिन वही मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स होंगे वो थोड़े कॉस्टली होंगे, तो इसलिए टैरिफ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको ज्यादा कंपटीशन फेस ना करना पड़े। उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड, इनके बीच में अगर हमने को एक्सप्लेन करना है तो ग्लोबल मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सपैंडेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग दिस न्यू इकोनॉमिक लैंडस्केप। State negotiate trade agreements, set tariffs, and create regulation to ensure that trade flows smoothly. However, globalization has also led to call for a reduction in state intervention to allow market forces to operate more freely. अब global markets and trade इसमें क्या है, अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड भी also भी बढ़ रहा है, स्टेट को रोल प्ले करना है इस न्यू इकोनॉमिक लैंडस्केप में। स्टेट नेगोशिएट करके ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं कि आपकी कंट्री में से हम इतना सामान मंगाएंगे तो आप भी हमारे में से इतना पाएंगे, ऐसे कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होते हैं, टैरिफ बैरियर्स भी लगाए जाते हैं। ठीक है, रेगुलेशंस भी बनाई जाती हैं ताकि सब सारा काम स्मूथली हो सके। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने से ये हुआ है कि एक कहा गया है कि मार्केट को थोड़ा फ्रीली रन करने दिया जाए, स्टेट का ज्यादा इंटरवेंशन ना किया जाए। उसके बाद रेगुलेटिंग एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब जो एमएनसी है जैसे वो डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपैंड हो रही है, अब स्टेट का रोल ये है कि वो देखे कि जो एक एमएनसी है वो सारे लॉज फॉलो कर रही है टैक्सेशन के या नहीं कर रही है, जो वो लेबर रख रही है। अब जो अगर सपोज कोई एमएनसी है वो इंडिया में ओपन हुई है, ठीक है, और हमारी सरकार का ये काम है वो देखी कि वो प्रॉपर टैक्सेशन के रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, जो वहाँ पे लोग लेबर कर रहे हैं उनको प्रॉपर उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं, उनको मिनिमम प्राइस उनका मिनिमम लेबर वेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो एक्ट्स है, लॉज है बने हुए हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो अनफेयर कॉम्पिटिशन तो नहीं दे रहे हैं हमारी लोकल मार्केट को। तो ये सब कुछ काम किसका होता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंस, स्टेट अब जो डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स है वो वर्क टुगेदर करते हैं ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन रखा जा सके, और इसी के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ताकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जा सके और डेवलपमेंट में असिस्टेंस हो। तो उसके बाद हम कुछ स्कॉलर्स के व्यूज पढ़ते हैं इस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड पे। अब so first, Wallerstein argues that globalization led to a division between core and peripheral countries by the state acting as a mediator between these two forces. अब जो इमैनुअल वालरस्टीन है ये बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण से जो दुनिया वो दो हिस्सों में बट चुकी है, दैट इज वेल्दी नेशंस, दैट इज डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशंस। ओके, और जो एक स्टेट है वो एक मीडिएटर की तरह एक्ट कर रही है, स्टेट यानी गवर्नमेंट। Then is Stiglitz emphasizes the role of the state in ensuring that globalization does not harm its citizens by controlling global institutions like IMF and World Bank. देन इज सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कॉपरेशन। अब जैसे कि हमें पता है ग्लोबलाइजेशन से इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, लेकिन उससे कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि सिक्योरिटी इश्यूज, जैसे कि केसेस ऑफ टेररिज्म जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, साइबर थ्रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रांसनेशनल क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है,
अब स्टेट को अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी मेंटेन रखनी है और बाकी कंट्रीज के साथ कॉपरेट भी करना है टू एड्रेस ग्लोबल थ्रेट्स। देयर इज नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज कनेक्टेड नेशंस, इट हैज आल्सो ब्रॉट न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे कि टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स एंड पेंडेमिक्स। अब जैसे हमें पता है कोविड-19 आया, अगर इतना इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड नहीं होता, क्या वो इतना पेंडेमिक बनता? नहीं बनता ना। वो इतना वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक बनता तो उसका कारण क्या था? वन ऑफ द रीजन वाज ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई थी। स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन बाय ensuring robust national security, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए एंड कोऑपरेटिंग विद अदर स्टेट्स ऑन इश्यूज लाइक इंटेलिजेंस शेयरिंग, border control and military alliances. Then is geopolitical power. In globalized world, states must also adapt to shifting power dynamics. जैसे कि अब ये है ना कि अब एक जियोपॉलिटिकल पावर क्या होता है, मतलब देखो अभी जैसे यूएस जो है वो एक सिंगल पावर बना हुआ है, उसकी एक हेजेमोनिकल पावर बनी हुई है। लेकिन अब मोर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो रहा है, अब इसमें पावर जो शिफ्ट हो रही है डिफरेंट नेशंस को उसको अडेप्ट करना चाहिए। चाइना, इंडिया, न्यू जैसी जो यूनियंस हैं वो एक शिफ्टिंग ऑफ पावर का कल्चर शो कर रही है हमें। अब स्टेट रोल इज टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रमोट इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, forums and negotiations. Then is human rights and social welfare. Globalization has also highlighted issues related to human rights and social welfare. The state has a duty to protect its citizens' rights while also participating in global efforts to promote human rights. ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। इसके इश्यूज को भी हाईलाइट किया गया है। अब स्टेट जो है उसकी ड्यूटी क्या है कि वो अपने सिटीजन के सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू अ ग्रेटर फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स। क्यों? क्योंकि जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, भाई ये मूवमेंट बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई है और स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और इंश्योर करें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है वो उसको इम्पैक्ट ना कर सके उनके राइट को। फॉर एग्जांपल एमएनसीज, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई कंट्री है वहां पे वॉर लगता है, अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी होता है, तो एक ग्लोबल कोऑपरेशन रहना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के रिलेटेड। जैसे कि अगर अब ऐसे वॉर वगैरह लगा है तो हमें रिफ्यूजी को स्पेस देना चाहिए, ठीक है, रहने के लिए कंट्री में। अभी जैसे बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है, वहाँ पे हिंदू के अंदर, हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा देर व्यवहार किया जा रहा है, सुनने में आ रहा है। अभी रशिया यूक्रेन को हुआ तो इसमें ऐसा रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, तो एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव रहना चाहिए इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और रिफ्यूजी क्राइसिस, पॉवर्टी, हेल्थ, पेंडेमिक्स, इनके ऊपर एक स्पेशल फोकस देना चाहिए। देन इज सोशल पॉलिसीज। द स्टेट कंटिन्यूज टू बी रिस्पांसिबल फॉर एंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजंस। हाउएवर ग्लोबलाइजेशन ऑफन फोर्सेस स्टेट टू अडॉप्ट सोशल पॉलिसीज टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, लीडिंग टू डिबेट्स ऑन इश्यूज लाइक लेबर स्टैंडर्ड्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अब सोशल पॉलिसीज में ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो रिस्पांसिबल है इंश्योर करने की सिटीजन का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेबर स्टैंडर्ड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद अमर्त्य सेन ने बोला था कि स्टेट मस्ट फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स विद द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। अब जो एनवायरमेंट इश्यूज हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, इन टॉपिक्स पर चाहिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन। अब स्टेट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोमेस्टिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल एफर्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब जो इश्यूज है जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी है, सभी के लिए स्टेट डिफरेंट कंट्रीज का कोऑपरेशन चाहिए ताकि ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब जो एक कंट्री है उसको अपनी नेशनल डेवलपमेंट को मेंटेन रखते हुए ग्लोबल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करनी चाहिए। अब बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो एक एग्जांपल बताता है कि कैसे डिफरेंट नेशंस को इकट्ठे आना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए प्रॉब्लम्स को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को। उसके बाद नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसीज। अब स्टेट के पास पावर है कि वो इंप्लीमेंट कर सके डोमेस्टिक एनवायरमेंटल पॉलिसीज जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, एमिशन को कंट्रोल करो और कंजर्वेशन एफर्ट्स को, ठीक है। और उनको मेंटेन भी रखना पड़ता है जो ग्लोबल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है। Then is cultural and ideological influence. Globalization has led to the spread of culture, but it also poses a threat to local tradition. अब कल्चर का स्प्रेड हुआ है ना, आज हम जीन्स पहन रहे हैं, आज हम बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, क्या वो इंडिया का कल्चर है? नहीं, वो इंडिया का कल्चर नहीं है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरकनेक्टेडनेस, ड्यू टू इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ पीपल, ड्यू टू इंक्रीज इन दिस इंटरडिपेंडेंस, हम जो है हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे जीन्स चल रहा है वो यूएसए का कल्चर है, जो हमारे पिज्जा बर्गर चल रहा है वो वेस्टर्न कल्चर है ना। सो ये हमें थ्रेड प्रोवाइड करवाता है लोकल ट्रेडिशन के लिए, ठीक है। The state must promote and protect its culture while participating in global cultural exchange. उसके बाद cultural globalization. Globalization has led to mixing of cultures and ideas facilitated by internet, media, and tourism. While this can lead to culture exchange and greater understanding, it can also result in cultural homogeneity, where dominant culture, especially Western ones, overshadow local traditions. The state plays a role in promoting a national identity, language, and cultural heritage. Promoting national ideology. State can also use globalization to promote their values and ideology. For instance, they may use digital platform or media to spread their political, economic, or cultural ideas internationally. There is global governance and cooperation. जैसे कि वर्ल्ड फेस कर रहा है, as world faces interconnected issues, state must work together through global institutions to tackle challenges such as health crisis, economic inequality and conflict. अब जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि है यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अब इसमें डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं।
ये इंस्टीट्यूशन जो है ये की है एड्रेस करने के लिए नेशनल बॉर्डर इश्यूज को, कैसे पीस मेंटेन करना है, कैसे ट्रेड चलेगा, कैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे ह्यूमन राइट्स को बरकरार रखना है, कैसे इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन रखना है। देन इज मल्टीलेटरलिज्म, ग्लोबल challenges like climate change, pandemic and terrorism. Climate change, pandemic and terrorism require states to cooperate in multilateral frameworks. The state's role in these settings is to represent national interests while contributing to collective global solutions. Now, conclusion is the state plays a pivotal role in the age of globalization. While globalization presents new opportunities and challenges, state must adapt and evolve to ensure the protection of their citizens, promote sustainable development, and engage in global cooperation. तो स्टेट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्ले कर रहा है ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन एक नई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस लेके आ रही है और स्टेट को उसको अडेप्ट करना चाहिए और उसमें एवॉल्व करना चाहिए कि वो अपने सिटीजंस को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकता है, कैसे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है, कैसे ग्लोबल कॉपरेशन में एंगेज रह सकता है। अब स्कॉलर जैसे कि वेलेस इंस्टीट्यूट बैक एंड अदर हाईलाइट दैट व्हाइल ग्लोबलाइजेशन रीशेप द रोल ऑफ स्टेट, इट रिमेन्स सेंट्रल इन मैनेजिंग बोथ नेशनल एंड ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटीज. The state's involvement in economic, social, environmental, and security matters is essential to navigating the complexities of a globalized world. सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एक बार हम इसका थोड़ा ओवरव्यू फिर से लेते हैं कि इसमें क्या-क्या हमने करा। सो बेसिकली रोल ऑफ स्टेट इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्टेट का क्या अहम भूमिका रहती है ग्लोबलाइजेशन के एरा में। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कि इसमें इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज हो जाती है, देश एक दूसरे के ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेड, कम्युनिकेशन, कल्चर और पॉलिटिक्स में। अब जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो स्टेट का जो रोल है वो भी इवॉल्व हो रहा है। अब स्टेट को नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटीज भी निभानी होती है। तब जो नया एज आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, इसमें गवर्नमेंट का जो रोल है वो मल्टी डायमेंशनल है, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल, एनवायरमेंटल, सोशल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज का ध्यान रखना होता है। अब की रोल ऑफ स्टेट इन ग्लोबलाइजेशन से पहले है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड। अब जैसे कि इकोनॉमीज ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो रही है तो स्टेट को क्या करना पड़ रहा है, रेगुलेट करना पड़ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैनेज करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि नेशनल इंडस्ट्री जो है कोई ऐसा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन तो नहीं मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड को, ग्लोबल मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड इसमें हमको देखना पड़ रहा है कि स्टेट कैसे मैनेज करती है न्यू इकोनॉमिक लैंडस्केप को, ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे साइन हो रहे हैं, सेट उनको टैरिफ से सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। और अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि स्टेट इंटरवेंशन कम होना चाहिए और मार्केट्स को फ्रीली ऑपरेट करने देना चाहिए। एमएनसी का रेगुलेशन का काम देखना पड़ता है, ग्लोबल फाइनेंस स्मूथली रन करे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है इनका कॉपरेशन ये सब देखना है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कॉपरेशन, जैसे कि टेररिज्म, साइबर थ्रेट और ट्रांसनेशनल क्राइम बढ़ रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स और सोशल वेलफेयर, उसके बाद लेबर स्टैंडर्ड, हेल्थ केयर, एजुकेशन को मेंटेन रखना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट चेंज, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट ऐसे हमने बात की। उसके बाद कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हमने देखा है, कल्चरल होमोजेनिटी का कंसेप्ट इसमें पढ़ा है। उसके बाद ग्लोबल गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन में वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ी है। सो दिस इज अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक। देन आवर सेकंड टॉपिक इज सिविल सोसाइटी. So what is civil society? So civil society refers to the part of society where people come together to work on common issues, express their views and help others. So civil society क्या है? ये ना एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ना एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे आते हैं, एक साथ आते हैं, वो अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उस पे एक्शंस लेते होते हैं। So civil society refers to the part of society where people come together to work on common issues, express their views and help others. These people form or groups, organizations, and associations that are separate from the government and private business. One, the main goal of civil society is to improve the lives of people and communities. It includes a wide group of people, wide variety of groups such as non-governmental organizations. ये work करते हैं for social, environmental, and human rights issues. Charities का मतलब होता है कि ऐसा organization होना जो fund raise करता है for those who are in need. उसके बाद कम्युनिटी ग्रुप्स एक लोकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे छोटे मोटे मसले जो है हल किए जाते हैं, जैसे विलेज में पंचायती होती है वो तो जैसे इलेक्टेड होती है ना, ये से छोटा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो नेबरहुड के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद सोशल मूवमेंट, इसमें एक लार्ज नंबर जो है लोगों का इन्वॉल्व होता है और वो कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे सिविक राइट मूवमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि सभी को इक्वल राइट मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कलर, सेक्स, तो ये सब सिविल राइट मूवमेंट में। उसके बाद क्लाइमेट चेंज मूवमेंट, तो ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आता है। इन सिंपल टर्म्स सिविल सोसाइटी वो है जहाँ पे पीपल एक साथ आते हैं टू हेल्प वन अनदर, प्रोटेक्ट राइट एंड एंश्योर दैट द गवर्नमेंट लिसंस टू देम, लिसंस टू द नीड्स ऑफ इट्स सिटीजंस। सो होपफुली इतना समझ आ गया होगा कि सिविल सोसाइटी क्या है। ये एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है जहाँ लोग एक साथ आते हैं, अपने इश्यूज को डिस्कस करते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं और एक दूसरे की मदद करते होते हैं। दिस पीपल फॉर्म ग्रुप्स, ये ग्रुप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस वर्ल्ड से अलग होता है। इनका मेन काम क्या होता है कि इंप्रूव करना लाइव्स ऑफ पीपल की और कम्युनिटीज की। ये इंक्लूड क्या क्या करता है, एनजीओज इंक्लूड करते हैं जो कि सोशल, एनवायरमेंटल और ह्यूमन राइट इश्यूज के रिलेटेड काम करते हैं। चैरिटीज वो होते हैं जो फंड रेज करते हैं लोगों की मदद करने के लिए। कम्युनिटी ग्रुप जो है वो लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है नेबरहुड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सोशल मूवमेंट का मतलब होता है एक लार्ज लेवल का मूवमेंट होना, जैसे कि फॉर सिविक राइट मूवमेंट और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब मेन रोल क्या है सिविल सोसाइटी का, एडवोकेसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये हेल्प करते हैं अवेयरनेस को बढ़ाने में और एडवोकेट करने में इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस। ये बहुत बार गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और ऐसे रूल बनवाने की कोशिश करते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद हो। एंड ऑर्गेनाइज फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइट्स फॉर इक्वल राइट फॉर वुमेन और अ ग्रुप दैट रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज।
तो सबसे पहला मेन रोल क्या है सिविल सोसाइटी का? एडवोकेसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये है कि ये अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं और एडवोकेट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज को, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस को। और दे ऑफन वर्क टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज टू मेक सोसाइटी बेटर फॉर एवरीवन। Then is social welfare. Civil society groups provide services that help people in need like healthcare, food, housing, and education. These often fill up gaps which are left out by the government. Example, a charity that offers food to the homeless or an NGO that helps refugees. होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अब जो सिविल सोसाइटी होती है वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है, अभी एक्ट करता है एज अ वॉच डॉग कि हमने तुम्हारे ऊपर निगाहें टिकाई हुई है, ये सरकार को ऐसा बोल रहा है ताकि जो एक गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम करे, ठीक है, जो उसने प्रॉमिस किया वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करे। दे मॉनिटर गवर्नमेंट एक्शंस, रिपोर्ट ऑन देम एंड मेक श्योर सिटीजंस वर्क राइट्स आर प्रोटेक्टेड। एग्जांपल, ग्रुप्स दैट मॉनिटर्स इलेक्शंस और ऑर्गेनाइजेशंस दैट एक्सपोजेस करप्शन इन गवर्नमेंट। उसके बाद प्रमोटिंग राइट्स एंड फ्रीडम। Civil society defend and promote human rights, freedom of speech, and freedom of assembly. It helps ensure that all people are treated equally, no matter their gender, race, or background. Groups that protect freedom of speech or work and discrimination against certain group of people, bringing people together. Civil society help करती है कि लोग जो है वो यूनाइटेड रहे, चाहे वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हो, कल्चर के हो, रिलीजन्स के हो, लेकिन वो कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करें। वो एक ऐसा सोशल नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे लोग अपने आइडियाज को शेयर कर सके और एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर्स या फिर लोकल वॉलंटियरिंग ग्रुप्स होते हैं। ऐसे आप एक फ्लोचार्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम वेरियस व्यूज पढ़ते हैं सिविल सोसाइटीज पे। तो एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर है एलेक्सस, वो बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी एक ग्रुप है वॉलंटरी पीपल्स का, जो एक साथ आते हैं ताकि वो सोसाइटी को इम्प्रूव कर सके। और वो एलेक्सस बिलीव करते हैं कि जो एक सिविल सोसाइटी है वो नेसेसरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। उसके बाद ग्रामशी जो है वो एक इटालियन थिंकर है, वो बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल होता है, जहाँ पे लोग डिफरेंट आइडियाज जो होता है रिलेटेड टू सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर वो कंप्लीट करते हैं। ही बिलीव दैट द स्टेट एंड पावरफुल ग्रुप्स कंट्रोल द मेन आइडियाज इन सोसाइटी, बट सिविल सोसाइटीज वेयर दीस आइडियाज कैन बी चैलेंज्ड। सो व्हाट इज सिविल सोसाइटी? का कंक्लूजन क्या होगा कि सिविल सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। ये इंक्लूड करता है ऑल द ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट एंड बिजनेस, वेयर पीपल कम टुगेदर टू एड्रेस कॉमन कंसर्न, help those in need, and make sure the government is doing its job properly. Scholars like Alexis de Tocqueville, Hegel, Antonio Gramsci, and Robert Putnam have shown how civil society helps build stronger, more democratic societies by promoting fairness, holding governments accountable, and fostering social connections. So, a civic society helps ensure that everyone's voice is heard and that people work together to create a better world. So, hopefully आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज स्टेट एंड मार्केट एंड विद द सेकंड यूनिट, जो कि है चेंजिंग डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू गुड गवर्नेंस। So thank you so much.